Hi guys, how are you beta? Fine. So I am starting chemical properties of amines. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज का सीधा साधा मतलब है बेटा कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एमाइंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एमाइंस। देखो एमाइंस केमिकल रिएक्टिविटी मतलब दूसरे की तरफ रिएक्टिविटी, कोई भी आने वाला हो उससे रिएक्ट करने के लिए क्यों दिखा सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी बचती हैं वहां पे। क्या पॉसिबिलिटी है? ज्यादातर रिएक्शंस जो एमाइंस दिखाता है उसके दो रीजन है। ठीक है, ऐसा भी पूछे कोई कि वाई एमाइंस आर केमिकली रिएक्टिव, तो आप आंसर दोगे देयर आर टू रीजंस बिहाइंड इट, टू रीजंस। ठीक है, पहला रीजन है बेटा कि उस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एमाइन के अंदर आता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पहला रीजन हो गया ड्यू टू लार्ज या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, एन एटम लिख लो, नाइट्रोजन एटम। दो रीजन है, एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है उसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड पोलर होगा, तो कभी नाइट्रोजन अटैक करेगा, कभी किसी पे हाइड्रोजन जाएगा। और नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये दो रीजन है इसकी रिएक्टिविटी के। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है बेटा। वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि जो प्राइमरी एमाइन होते हैं उसमें दो हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर, सेकेंडरी में एक होगा और टर्सरी में एक भी नहीं होगा, तो फिर तो रिएक्टिविटी भी तीनों एमाइंस की अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस की रिएक्टिविटी सबके लिए अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स चेंज होते हैं। 1 डिग्री में 2, 2 डिग्री में 1, 3 डिग्री में केवल एक भी नहीं, 3 डिग्री में एक भी नहीं। समझ में आ गया बेटा? अच्छा, यहां पे जो ये एमाइन है, ठीक है, एमाइंस एक्ट्स एज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर तक। एमाइंस एक्ट्स एज लुईस बेस एंड न्यूक्लियोफाइल इन मैनी रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर बेटा एमाइंस लुईस बेस का काम करेगा। लुईस बेस किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? दोनों ही एक ही चीज है। यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसी पे अटैक करेगा, यहां भी किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कितना है? ये रहा अमाइन RNH2 बेटा, इसके पास लोन पेयर, और दूसरे केस में न्यूक्लियोफाइल जब बनेगा यहां भी ये रहा RNH2। डिफरेंस देखो कहां आता है, जब किसी के अंदर से एमाइन हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन को खींचता है, तो वही एमाइन बेस का काम करता है। और जब किसी पे अटैक करता है, डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं खींच रहा है, अब किसी और पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ के किसी पे अटैक करे, तब ये कैसा काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। वही बेस न्यूक्लियोफाइल बन जाता है कब? जब वो हाइड्रोजन के अलावा किसी पे अटैक करे। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग डाल दो बेसिसिटी ऑफ एमाइन। ठीक है, चलो फर्स्ट टॉपिक डाला बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। बेसिसिटी ऑफ एमाइंस में बेटा सीधी सादी बात है, अगर कोई बेस है और मैं अगर उसकी एसिड से रिएक्शन करा दूं तो सॉल्ट मिलना चाहिए। ये बात आप जानते हो 10th क्लास से, 9th 10th क्लास से ही जानते हो। बहुत जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, ठीक है, तब से जानते हो ये बात। क्या कि जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, तो
क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने बोल दिया कि एमाइन जो है बेसिक है, एमाइन क्या है, बेसिक है, तो इसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मैं जब इसकी रिएक्शन किसी एसिड से कराऊंगा तो मुझे सॉल्ट मिलना चाहिए। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो एमाइन सच में बेस है। ठीक है, चलो देखते हैं रिएक्शन करा के। मैंने एमाइन लिया, इसकी रिएक्शन कराई एक एसिड से HX, X यहां पे मान लो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ठीक है, I हो सकता है, कुछ भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है, एसिड से रिएक्शन कराई। फॉर्म बेटा क्या होता है, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को अपने पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है RNH3 पॉजिटिव, और यहां से ये HX के बीच में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन X पे ट्रांसफर हो जाते हैं, X नेगेटिव निकलता है, लेकिन वो X नेगेटिव इस कैटायन के पास ही घूमता रहेगा, तो वो भी यहां आ गया। तो ये एमाइन का क्या बन गया बेटा, एमाइन ने HX से रिएक्शन की और क्या बना, ये सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया एमाइन का। आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी में मस्त एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल है, ये एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन HCl से कराई है, और ये हाँ ये रिएक्शन रिवर्स होती है, क्योंकि जैसे H गया है वैसे X वापस भी खींच सकता है H को, ये याद रखना। ये सब आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये बन जाएगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। यहाँ क्या बन गया, RNH2 तो था, एक और हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव बन गया, Cl नेगेटिव इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा कैटायन के और पास। तो ये एनिलीन था, एनिलीन ने जब HCl से रिएक्शन की तो क्या बना दिया, एनिलीनियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है। ये कुछ एविडेंट है, कुछ प्रूफ है कि हाँ एमाइन बेस जैसा एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जांपल हटा रहा हूं मैं अब यहां से, क्योंकि मेरे को वो रिएक्शन थोड़ा कंटिन्यू करनी है। रिएक्शन मैंने रिवर्स लिखी है, अब मेरे को ये रिएक्शन वापस चाहिए, तो H दिया है मैंने, तो मैं क्या करूं, इसकी किसी इससे स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दूं, तो क्या है वो H इस पे से वापस चला जाएगा, H2O यहां से अलग निकल जाना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं OH नेगेटिव से, OH नेगेटिव से रिएक्शन कराता हूं इस सॉल्ट की, तो होता ये है कि यहां से ये OH नेगेटिव अपने ये हाइड्रोजन को वापस खींचेगा, तो RNH2 एज इट इज रह जाएगा, और यहां से H2O अलग हो जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन खींच लिया, एक H था ही, ऑक्सीजन, H2O अलग हो गया, और X नेगेटिव अलग निकल गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि एमाइन जो है बेस जैसा काम कर रहा है, लेकिन एमाइन का सॉल्ट बन गया। अब उससे ये जो सॉल्ट बना है, इससे अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराऊं जो एमाइन से भी ज्यादा बेसिक है, वो क्या करेगा, वापस उस हाइड्रोजन को खींच लेगा और फिर से वाटर बन जाएगा, और ये 1 डिग्री एमाइन एज इट इज मिल गया। इस रिएक्शन, ये एक रिएक्शन क्या है, एविडेंट है, किसका, एमाइन के बेसिक होने का। दूसरा, ये रिएक्शन बेसिस बन जाती है, बेस बन जाती है किस चीज का, कि मान लो एमाइन किसी नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है, एक उसमें एमाइन पड़ा है, एक नॉन बेसिक कंपाउंड पड़ा है, कुछ भी ले लो वो, ठीक है, कोई एसिड होगा चाहे कुछ भी होगा, तो मैं उसकी एसिड से रिएक्शन कराऊंगा। एसिड से रिएक्शन कराने के बाद क्या, उसमें से एमाइन पहले अपना सॉल्ट बनाएगा, और फिर उसकी बेस से रिएक्शन कराऊंगा तो एमाइन अलग हट जाएगा। ठीक है, और वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन बेसिक नहीं है, वो अलग हट जाएगा। क्यों? क्योंकि एमाइन ही बेस है वहां पे, और वो ही बेस सॉल्ट बना रहा है और एमाइन वापस बन रहा है। अदरवाइज जो नॉन बेसिक कंपाउंड है वो तो अलग पड़ा रहेगा। तो दिस रिएक्शन इज द बेसिस टू सेपरेट आउट एमाइन फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप ये याद रखोगे, कुछ ये फैक्ट्स है। ठीक है, ये तो रही प्रैक्टिकल बात, अभी आपको समझानी थी। अब देखो, बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक कैरेक्टर कैन बी अंडरस्टैंड बाय Kb एंड pKb वैल्यू। जैसे एसिडिक कैरेक्टर Ka और pKa वैल्यू से हम देखते थे, क्या हुआ करता था, Ka वैल्यू वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड pKa वैल्यू वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ऐसे यहां होगा, Kb वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड pKb वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो हम उसके बेस पे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैंने मान लो RNH2 लिया,
RnH2 ने बेटा रिएक्शन करवाई मैंने वाटर से, ठीक है, क्या फॉर्म होता है यहां पे RnH3 पॉजिटिव बना प्लस OH नेगेटिव बना। इसके लिए जरा रेट कांस्टेंट लिखो, मैं बोल देता हूं कि यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो Kb है, ठीक है, K है, सॉरी K है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल। तो यहां आ जाएगा RnH3 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और OH नेगेटिव इसकी कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय RnH2 अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो H2O को इधर ले जाओ तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, RnH3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन प्लस OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, सॉरी R ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है बेटा, और नीचे बचा RnH2 की कॉन्सेंट्रेशन, और इन दोनों को मिला के K इंटू H2O को हम लिख देते हैं Kb, ठीक है। दैट इज फॉर बेसिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बात कर रहे थे तब यहां पे OH नेगेटिव की जगह H प्लस आता था, पलट के देख लेना, इसलिए हम वहां पे Ka लिखते थे इसे सॉर्ट आउट करके, ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो Kb की वैल्यू ये हो जाएगी जो ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं, RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन RnH2 नीचे लिख देना है। अब एक प्रैक्टिकल एविडेंट हमारे पास ये है कि जो Kb होता है, कि बेटा जो Kb है, ठीक है, जो Kb है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, ये आप याद रखोगे, ठीक है। ये तो Kb आ गया, ठीक है। और जो pKb वैल्यू होती है, pKb वो कितना होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ Kb, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, ऐसा भी सॉर्ट आउट कर सकता हूं, Kb इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे लिखो pKb। इस पे से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसके बाद आप नीचे ये लिखोगे, मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं है नीचे, मैं यहां लिख रहा हूं pKb ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस लॉगरिथम ऑफ Kb है। आप सॉल्व करके देख लेना, डिजिट रख के यही आएगा, ठीक है। तो मैं ये लास्ट में फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है, ये आप लिख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे हटा के ऊपर एक पॉइंट लिख रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया अल्टीमेटली, और वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो उसी पे से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ये और याद रखना। वो कंक्लूजन क्या है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ pKb लोअर विल बी द basicity of amine, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्क्रीन पे आपको एक टेबल भी दिख रही होगी, ये एनसीईआरटी की ही टेबल है, ठीक है, वहीं से टेबल ली गई है बेटा, जिसमें आप देख सकते हो किस तरीके से वैल्यूज वेरिएट हो रही हैं। समझ जाना कि जिसकी जो pKb वैल्यू कम है वो ज्यादा बेसिक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कम बेसिक है, एग्जैक्टली उल्टा आपको याद रखना है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो टेबल आपको दिख रही है, इसी टेबल के अंदर बेटा रेगुलर ट्रेंड नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा अभी हम लॉजिकल समझते हैं, है ना। बेसिसिटी का जो वेरिएशन है एमाइंस के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये तो एलिफेटिक हो गई। फिर एरोमेटिक एमाइंस, तो कुछ हम थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, वो तो प्रैक्टिकल वैल्यूज मिल गई हमें। अभी थोड़ा लॉजिकली लॉजिक्स लगाने की कोशिश करते हैं कि वहां पे फैक्टर क्या हो सकते हैं जो बेसिसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। एक फैक्टर हो सकता है वहां पे एल्काइल ग्रुप जो है, जहां पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप रहेंगे वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करेंगे, लोन पेयर को फ्री करेंगे वहां से नाइट्रोजन पे से जाने के लिए। और अगर वहां पे माइनस आई या माइनस आर इफेक्ट लग रहा होगा तो वो खींच के रखेगा, पकड़ के रखेगा लोन पेयर को, जल्दी फ्री नहीं होंगे, तो वहां पे बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। जहां पे लोन पेयर ज्यादा फ्री है जाने के लिए, वहां पे बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। खाली इस पॉइंट से
मैं आपके सामने एक पॉइंट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या पॉइंट है बेटा कि एलिफेटिक एमाइंस, घबराओ मत आप, एनसीईआरटी का एक पॉइंट नहीं छूटने दूंगा मैं, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। रिफ्रेशर्स में भी काफी चीजों के आंसर्स नहीं होते हैं, याद रखना, बहुत मतलब बुक इतनी मोटी होगी, हर एक पार्ट इतना मोटा होगा, लेकिन एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात नहीं की होती है, एग्जांपल्स के थ्रू बात करता है वो वहां पे। लेकिन फिर क्या करता है बच्चा, पहले पन्ने को पढ़ा, दूसरे तक आते आते तो भूल जाता है कि मैंने वहां क्या पढ़ा था, ठीक है। कंटेंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन होता सेम तरीके का है। यहाँ क्या है, हर एक स्टेप पे आपको वेरिएशन मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए बेस्ट बुक है। वेरिएशन मिलता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट कम पन्नों में कवर करती है एनसीईआरटी, बेस्ट बुक है 11th-12th के लिए, इससे बेस्ट कोई किताब ही नहीं है, ठीक है। एलिफेटिक एमाइंस जो है आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस। ऐसा क्यों? देखो, ये प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है और ये एक बेस मतलब सबसे सिंपल एरोमेटिक एमाइन है जिसे हम एनिलीन बोलते हैं। देखो बेटा, यहां पे आर ग्रुप लगा है एक ही, ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, देखो बेसिक बनने के लिए मैं बताता हूं आपको क्या कंडीशन है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर मुझे फ्री चाहिए, जिससे क्या है ये आराम से अटैक कर सके, ठीक है। अगर यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री नहीं है, मतलब इसे नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ कोई खींच के रखता है, ठीक है, तो वो फ्री नहीं होगा। अगर कोई इसे पुश करता है और अपनी तरफ से पुश कर रहा हो, ठीक है, यहां पे या यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर वहां से जाने के लिए तैयार रहेगा, और तैयार रहेगा तभी तो दूसरे से हाइड्रोजन खींच के लाएगा। भाई जहां तुम इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहे, उसके हाथ ही नहीं छोड़ रहे हो, तो वो दूसरे को तुम्हारे पास लेके कैसे आएगा, ठीक है। ऐसे दो गुंडे होते हैं ना, वो बोलता है, मान लो एक छोटा गुंडा एक बड़ा गुंडा है, छोटा गुंडा बोलता है मैं तुम्हारे लिए काम करके दूंगा, पहले मेरे को तुम छूट दो। अब वो बोलता है नहीं दे रहा मैं तुझे छूट, पहले तू उसे बुला। तो बोलता है मेरे हाथ छोड़ोगे तब तो लेके आऊंगा मैं, और किसी कब्जे में आएगा ही नहीं वो। तो क्या है, उसको फ्री करना है, लोन पेयर को फ्री करना है जाने के लिए। तो देखो यहां पे जो जब एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं एलिफेटिक एमाइंस में, तो क्या है बेटा, यहां से ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता रहता है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट करता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, तो ये लोन पेयर जाने के लिए तैयार रहते हैं कि आराम से दूसरे से हाइड्रोजन खींच के लेके आएंगे हम तुम्हारे लिए। यहां क्या है, ये बेंजीन रिंग है, और तुम्हें पता है बेंजीन रिंग क्या करती है, इस तरीके से ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखती है, कंजुगेशन में ले लेती है लोन पेयर को, इस तरीके से लोन पेयर घूमते रहते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्ट्रक्चर्स बना के, इसमें 4-5 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे लोन पेयर, ये जो बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं रही है, ये क्या कर रही है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रही है अपनी तरफ। तो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, नॉट फ्री है, मतलब फ्री नहीं है, तो डू नॉट शेयर विद अदर एटम, ठीक है, और किसी के साथ ये शेयर नहीं कर सकता है या नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए एलिफेटिक एमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस, ठीक है। इंग्लिश में अगर पूछा जाए, क्योंकि मैं देखो ज्यादातर चीजें हिंदी में समझाता हूं, अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो रीजन कैसे लिखोगे, बिकॉज इन एलिफेटिक एमाइंस एल्काइल ग्रुप्स जनरेट्स या पुट प्लस आई इफेक्ट टू द नाइट्रोजन ऑफ एमाइन एंड pushes the nitrogen atom to release the electron pair, ठीक है, या लोन पेयर। बट इन केस ऑफ एरोमेटिक एमाइंस बेंजीन रिंग puts या exerts minus R effect, and because of this lone pair of nitrogen are not free to abstract hydrogen from other compound या molecule, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, because the in case of aromatic amines lone pair of electron of nitrogen atom undergoes
undergoes in conjugation with benzene ring, so they are not free to abstract hydrogen atom. ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, आपको जैसे सूट हो वैसे लिखना है, बस मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं। प्लस आई इफेक्ट लगेगा यहाँ माइनस आर इफेक्ट लगेगा, या कंजुगेशन भी बोलते हैं इसे, लेकिन रेजोनेंस दिख रहा है साफ साफ, इसलिए मैंने माइनस आर लिखा है, लेकिन आप कंजुगेशन लिखोगे तो वो गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया, चलो ये समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जहां पे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा वो ज्यादा बेसिक, जहां पे कम प्लस आई इफेक्ट लगेगा वो कम बेसिक, है ना। इसका मतलब तो फिर क्या हो जाता है, मोर प्लस आई इफेक्ट मोर बेसिक, ठीक है, लेस प्लस आई इफेक्ट लेस बेसिक, यही तो हुआ। और इसका मतलब हो गया ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहां लगेगा, देखो ये 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है बेटा, यहां तो 3 जगह से लोन पेयर देता रहेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा यहां लग रहा होगा आई इफेक्ट, देन 2 जगह से देगा, ये बीच में एन है, ठीक है, यहां 2 जगह से देगा, यहां पे 1 डिग्री में क्या है, एक ही जगह से देगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये होनी चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ठीक है, होना ये चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, तो फिर कैसा होता है। इसका मतलब ये ऑर्डर, जब तुम वो पी अभी जो टेबल चल रही थी स्क्रीन पे, वो टेबल देखोगे तो उसमें तुम्हें दिख रहा था, थोड़ा स्ट्रक्चर सर्च कर लेना उनके, ठीक है। मैं अभी इतना डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं स्ट्रक्चर्स डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वहां पे कुछ आपको पीकेबी वैल्यूज में इरेगुलर ट्रेंड दिखेंगे, आई इफेक्ट के बियॉन्ड, मतलब आई इफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे वो ट्रेंड, कुछ और भी फॉलो करते हैं, और उनकी जो वैल्यूज हैं वो किसी और चीज पे डिपेंड होके वो, मतलब जनरल ट्रेंड जैसा होना चाहिए वैसा ट्रेंड नहीं दिखाते। जनरल ट्रेंड ये है बेसिसिटी का, आई इफेक्ट के बेस पे, है ना, ठीक है, आई इफेक्ट आर इफेक्ट के बेस पे ये ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये जितने हैं ना, इंडक्टिव, रेजोनेंस, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है, लेकिन इनके अलावा कुछ और फैक्टर्स लग रहे होते हैं जो बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए वो जनरल ट्रेंड शो नहीं कर रही है टेबल जो तुम्हें दिख रही है, कुछ वेरिएशंस है वहां पे। वो वेरिएशंस के कारण बेटा यहाँ पे 3 है, 3 कंबाइंड इफेक्ट मिलके बेसिसिटी डिसाइड करते हैं। वो 3 कंबाइंड इफेक्ट हैं, पहला तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया जिसे आप जानते हो, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है बेटा, दूसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट। और तीसरा है बेटा हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ये तीनों को कंक्लूड करेंगे। देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, उतना ज्यादा तो नहीं बताऊंगा ये क्या होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, जब वो किसी से रिएक्शन कर रहा है तो उसकी वहां पे कुछ किसी ना किसी के अंदर वो सॉल्यूबल होगा, जैसे अमाइंस वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का उसके ऊपर कुछ सॉल्यूबिलिटी, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होने के कारण कुछ ना कुछ उसकी बेसिसिटी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर सॉल्वेशन इफेक्ट लगाते हैं, सॉल्वेट करते हैं एमाइंस के आयंस को अपने अंदर, कौन, वाटर के मॉलिक्यूल्स, इसीलिए उसे बोलेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस तुम जानते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जस्ट क्राउडिंग, एक बड़ा ग्रुप है तो वो दूसरे ग्रुप को अपने सेंट्रल एटम पे अटैक नहीं करने देगा। यहां सेंट्रल एटम है, इस पे कोई बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो कोई यहां से आएगा तो उसे बोलेगा नहीं मैं हूं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तू कैसे आ गया, ठीक है। तो वो हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस। इनका हम एक साथ, मतलब एक ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट्स में डिस्कशन कर लेते हैं, और फिर लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, वहां पे हम इस बेसिसिटी को कंक्लूड कर सकते हैं। देख रहे हो ना कितना बड़ा टॉपिक है, खाली बेसिसिटी पढ़ रहे हैं अभी, और किसी चीज पे नहीं गया हूं मैं। चलो स्टार्ट करूं मैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको दिखा दिया मैंने यहां पे, इसके हिसाब से ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 डिग्री एमाइन ज्यादा बेसिक होना चाहिए 2 डिग्री से, देन 1 डिग्री, और देन अमोनिया, ठीक है। ये किसके बेस पे होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। और मैं आपको थोड़ा रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं।
देखो ये मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है बेटा RnH2, ठीक है। इसकी मैंने रिएक्शन कराई H+ से, ठीक है, H+ है यहां। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बनाएगा RnH3 पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं यही रिएक्शन अमोनिया के साथ कराता हूं, अगर बेटा मैं यही रिएक्शन अमोनिया के साथ कराता हूं NH3 एंड H पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस H को लेगा और ये बना देगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ये अमाइन का कैटायन बन गया और ये अमोनिया का कैटायन बन गया, दैट इज अमोनियम कैटायन। यहां पे अमोनियम कैटायन बनेगा। इस तरीके से कैटायंस बन रहे होते हैं। एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट, मैं यहां जाने से पहले कुछ चीजें है ना बेटा थोड़ा दिमाग में आ जाती हैं, तो वो साथ में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तुम कैसे याद रखोगे। देखो ये कैटायन बना, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। मैंने यहां रिवर्सिबल एरो बना रखा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एमाइन ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और ये कैटायन बनाया RnH3 पॉजिटिव वाला, ठीक है, जिससे सॉल्ट बोलते थे। जितना ज्यादा ये देखो ये वापस नहीं जानी चाहिए रिएक्शन, ये जो नीचे वाला एरो है ये वापस नहीं जाना चाहिए, यहां क्रॉस लगा दो तुम। ये वापस कब नहीं जाएगा, जब ये स्टेबल होगा, जब ये स्टेबल होगा। कौन सा, राइट वाला। अगर ये स्टेबल नहीं है तो फिर से हाइड्रोजन इसको अलग छोड़ के RnH3 बना देगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे ये अमोनियम कैटायन बनाया, लेकिन अगर यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, ठीक है, तो वापस वही बन जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि ये जो फॉर्म हो रहा है राइट साइड पे, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये क्या है बेटा, स्टेबल होना चाहिए। ये कैटायन क्या है, स्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, बेसिसिटी कम होगी, बेसिसिटी कम होगी। इसका मतलब मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं कि अमोनियम कैटायन में से, अमोनियम कैटायन दैट इज NH4 पॉजिटिव और RnH3 पॉजिटिव में से जिसका कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही फॉर्म होके रहेगा और उसी की बेसिसिटी होगी ज्यादा, उसी की बेसिसिटी होगी ज्यादा, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल कौन है, RnH3 पॉजिटिव है या नहीं, ये हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे अभी थोड़ी देर पहले ही समझाए। देखो फिर से समझा देता हूं मैं उसी से। ये क्या है, NH3 पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे R लगा हुआ है। नाइट्रोजन पे कमी है इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को सेटिस्फाई करने के लिए एल्काइल ग्रुप बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसे आराम से स्टेबलाइज करेगा। कौन, R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन जब हम NH4 पॉजिटिव बना रहे हैं बेटा, जब हम NH4 पॉजिटिव बना रहे हैं, तो यहां पे नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कैटायन कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ज्यादा बेसिक, इसका अपोजिट पे बात आओ, जिसका कैटायन ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बेसिक, अभी यही बताया था, ठीक है। तो कौन ज्यादा बेसिक होगा, अमोनिया की एमाइन ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि उसका कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप 2 डिग्री पे आओगे तो यहां एक और R होता, तो वो और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होता, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर रहा होता। अगर यहां 3 डिग्री की बात होती तो वो और ज्यादा स्टेबलाइज होता। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 3 डिग्री एमाइन ज्यादा बेसिक होता है। ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेस पे 3 डिग्री एमाइन ज्यादा बेसिक होता है, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन लास्ट में आप अमोनिया लिख सकते हो, ठीक है। ये कंक्लूजन है, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि जैसा ये ट्रेंड हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेस पे, वैसा नहीं आता है। क्यों, क्योंकि उसके साथ कुछ और फैक्टर्स कंबाइन होके लग रहे हैं। ये आप किससे देख सकते हो, सबकी पीकेबी वैल्यूज को चेक कर लो।
आपको डिफरेंस दिखेगा, ट्रेंड जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस का थोड़े थोड़े एग्जांपल दिखा देता हूं। ठीक है, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर देंगे। चलो हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, अभी हमने पढ़ा है 3 डिग्री अमाइन ज्यादा, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया, यही हमने तो पढ़ा है। ठीक है, अमोनिया से अमाइन ज्यादा होगा, ये तो सब फैक्टर को मिला दोगे ना तब भी वही होगा, कोई भी अमाइन हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन यहां पे कंपैरिजन होगा बस, यहां पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बीच में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गैसियस फेज के लिए ठीक है। इन गैसियस फेज यही ट्रेंड होता है। क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑपरेट होते हैं। ठीक है, बट इन एक्वियस फेज बीच में आ जाता है सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है, अब ये सॉल्वेशन इफेक्ट देखो जरा, जितना बड़ा साइज होगा आयन का उतनी ही कम होगा उसका सॉल्वेशन इफेक्ट वाटर के अंदर। देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास सबसे पहले मैं 1 डिग्री वो वाला लेता हूं, 1 डिग्री एमाइन का कैटाइन ले लो, क्या बना था, RNH3 पॉजिटिव बना था, ये 1 डिग्री एमाइन का कैटाइन बना। ठीक है, 2 डिग्री का क्या बनेगा, R2NH2, यहां पे पॉजिटिव आ गया। 3 डिग्री का क्या बनेगा, R3NH पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इससे बेटा कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो गए। यहां क्या है, 3 अटैच हो गए, ये इस तरीके से। यहां क्या है, 2 ही हो सकते हैं, ये देखो। यहां क्या है, 1 ही हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पानी के अंदर कौन डिसॉल्व हो रहा होगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां हो रही है, ये हो रहा होगा। ये किसका है, 1 डिग्री वाले का। ये किसका है, 2 डिग्री वाले का कैटायन है। ये 3 डिग्री वाले का कैटायन है, 3 डिग्री अमाइन का कैटायन है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं जितना बड़ा आयन का साइज होगा उतना ही उसका सॉल्वेट इफेक्ट कम होगा। सबसे बड़ा ये 3 एल्काइल ग्रुप हैं, साइज बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, सबसे बड़ा साइज इसका, देन इसका, देन इसका। ठीक है, तो जितना बड़ा आयन का साइज उतना कम सॉल्वेट इफेक्ट, और जितना कम सॉल्वेट इफेक्ट उतनी कम बेसिसिटी। चलो लिख लो, ये पॉइंट आप लिख लो। greater the size of ion, lesser will be the solvate effect of water molecule, H2O molecules, and lesser will be the basicity, समझ में आ गई बात। चलो, लेसर विल बी द बेसिसिटी, तो यहां पे बेसिसिटी का ऑर्डर सॉल्वेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और यहां क्या आ रहा था, इंडक्टिव वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। तो ये 2-3 इफेक्ट के कंबाइंड होते हैं। अब थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस और देख ले। चलो स्टेरिक हिंड्रेंस की जरा बात करते बेटा। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है, एक लॉजिक है सीधा सा कि जो एल्काइल ग्रुप है अगर वो मिथाइल है, या मिथाइल है मतलब मिथाइल में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं लगेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस डज नॉट इफेक्ट, यहां पे ज्यादा फैक्टर ये काम नहीं करेगा। बट हायर देन दिस, ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप इससे बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट्स, वो भी बीच में आ जाता है। तो 3 इफेक्ट मिलके दे रहे होते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट्स टू डिसाइड बेसिसिटी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, इसीलिए मैं यहां एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक ट्रेंड है। ठीक है, क्या कि जो NH3 है उससे ज्यादा बेसिसिटी होगी बेटा किसकी, CH3 के होल थ्राइस N की। ठीक है, और उससे ज्यादा होगी बेटा CH3NH2 की,
और उससे ज्यादा होगी बेटा CH3 होल ट्वाइस NH की। ठीक, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है, ये तीनों है ना कम, ये जो ऑर्डर है वो तीन इफेक्ट को मर्ज करके बनाए, ये आप याद रखोगे, सॉल्वेट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहाँ ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, तो सॉल्वेट इफेक्ट लगा है यहाँ पे, और सॉल्वेट इफेक्ट के साथ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अमोनिया सबसे कम बेसिक। ठीक है, देन आना कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के हिसाब से टर्सरी आना चाहिए, लेकिन टर्सरी लास्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेट इफेक्ट सबसे कम दिखाता है एक्वियस मीडियम में। तो एक्वियस मीडियम में क्या है, सॉल्वेट इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर तुम कंबाइन करोगे तो ये ज्यादा दिखा रहा है सेकेंडरी। ठीक है, CS3 के केस में, इसलिए सबसे आगे, सबसे ज्यादा बेसिक। देन प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी का सॉल्वेट इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कम होता है, तो क्या हुआ, एक्वियस मीडियम में सबसे ज्यादा इफेक्ट, सॉल्वेट इफेक्ट देखा जाएगा तो वो आगे आ गया। देन टर्सरी आया, देन अमोनिया। ठीक है, अगर मैं C2H5 के टर्म्स में बात करूंगा तो वहां चीजें उलट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बीच में आ जाता है। यहां पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, सॉल्वेट इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद अगर इथाइल की बात करते हैं तो इथाइल में क्या हो जाता है बेटा ऑर्डर, इथाइल में ये ऑर्डर हो जाता है C2H5 थ्राइस N आगे आ जाएगा, और लास्ट में चला जाता है C2H5 NH2। और एमोनिया की तो कम रहती ही है सबसे, ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, यहां पे तीन फैक्टर काम कर रहे हैं, कौन कौन से, इंडक्टिव, सॉल्वेशन इफेक्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द कैटायन, एंड थर्ड वन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो उसके बेस पे क्राइटेरिया डिसाइड हुआ। तो ये था बेटा कंक्लूजन किसका, बेसिसिटी हमने देखी, 3-4 तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, सबसे पहले बेसिक क्यों होता है, एलिफेटिक क्यों ज्यादा बेसिक होगा, क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। एरोमेटिक में कौन एरोमेटिक कम होगा, क्यों? क्योंकि -R इफेक्ट या कंजुगेशन इफेक्ट लगा रहा है। एरोमेटिक में एक पॉइंट और लिख लो आप कि अगर बेंजीन रिंग जो NH2 से अटैच है, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए तो वो क्या करेंगे, और अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो पहले थोड़ा बहुत फ्री हो रहा था वो अब वो भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग अगर बेंजीन रिंग पे अटैच हैं तो वो और भी कम कर देते हैं किसको, बेसिसिटी ऑफ द एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, और अगर एल्काइल ग्रुप अटैच है वो तो ज्यादा होगा ही। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप लगाते हो बेंजीन रिंग पे तो वो बेसिसिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये एरोमेटिक एमाइंस में आपस में कंपैरिजन है। ठीक है, शॉर्ट में ये भी लिख लो आप, 1-2 पॉइंट बना लो कि अगर बेंजीन रिंग है मेरे पास, बेंजीन रिंग पे मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर खाली बेंजीन रिंग है तो इस पे NH2 लगा है। ठीक है, देन इसकी, और लास्ट में इससे सबसे कम होगी बेंजीन रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन से और भी अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इससे भी ज्यादा होती है एलिफेटिक एमाइंस की, एलिफेटिक एमाइंस सबसे आगे आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन देते ही रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पे बेसिसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ छूटता है और अगर उस तरीके का कोई मिलता है कमेंट कि सर ये छोड़ दिया है आपने, ये छूट गया है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो भी अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।